नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पारस कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस में आगामी 2024 किस तरह संजीवनी फूकने का काम करेंगे कांग्रेस ना तो कभी मृत थी और ना ही मृत है। अभी आपने पिछले ताज़ा परिणाम कर्नाटक के देखे जहां कांग्रेस की सरकार बनी, और आप ये देखिए कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, ये जो चुनाव होंगे इसका परिणाम आपको ये दिखाएगा, जो कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखड़ते हुए आप देखेंगे कि ये इन सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि वर्तमान में भी 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, पुनः ही वो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर आएगी। आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें आज जो पूरा विपक्ष है, विपक्ष जिसमें मैं कहूँगा कि कांग्रेस के अलावा और बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे वो ममता जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे आप और दूसरे जो एनटीआर या और दूसरे दल हैं, वो सभी लोग आज शरद पवार तक भी सभी लोगों ने ये मान लिया है कि कांग्रेस को अलग करके इस देश में सत्ता में नहीं आया जा सकता। कांग्रेस ही सब लीड करेगी, कांग्रेस ही वो दल होगा जो सब दलों को साथ लेकर और भारतीय जनता पार्टी का एक जवाब बनेगा। आज जो देश के अंदर एक स्थिति ऐसी चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और लोकतंत्र की हत्या किस मायने में हो रही है आप देखें कि जहां कितनी जो भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सबका जितना दुरुपयोग इस वर्तमान सरकार में और तानाशाह बने हुए प्रधानमंत्री ने किया है, ऐसा किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुआ। अपने आप को ये समझते हैं कि नेहरू परिवार का कुछ जगहों से नाम बदल देने से, नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल कर देने से इससे नेहरू को भुला देंगे, या जो शिक्षा की हमारी पुस्तकें हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन कर देने से ये इतिहास को बदल देंगे। इतिहास मस्तिष्कों में और दिलों पर लिखा हुआ है। जो चीज़ दिलों पर लिखी होती है उसको आप विस्मरण नहीं कर सकते। आप किसी एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती थोपना चाहें जिनका कोई इतिहास ना हो, वो कभी इतिहास नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को जीवित रहते हुए एक स्टेडियम का नाम अपने नाम पे कराते हैं, और नेहरू जी जो कि जिनका एक इतिहास, इतना बड़ा इतिहास है जिसका ये आज पासंग भर भी नहीं है, उनके तो 1% बराबर भी नेहरू जी के नहीं है अभी नरेंद्र मोदी जी, और वो समझते हैं कि नेहरू जी का नाम एक मेमोरियल से हटा के जहाँ नेहरू जी पूरे समय रहे 3 मूर्ति भवन पर, उससे बदलकर उसको पीएम मेमोरियल करने से उनका नाम खत्म हो जाएगा क्या? वहाँ से नेहरू जी प्रधानमंत्री का इतिहास नहीं रहेगा उनका, या इंदिरा जी का प्रधानमंत्री का इतिहास नहीं रहेगा? राजीव गांधी का जो प्रधानमंत्री है वो इतिहास को कहाँ ले जाएंगे मोदी जी? मोदी जी को तो अपने तो यदि जरा सा कोई पिताजी का नाम भी पूछ लेता है तो उसको गाली मारने लगते हैं। जो मोदी जी के खिलाफ कुछ थोड़ा भी बोलते हैं तो तुरंत उसको गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, आप दूसरे लोगों को सीधा परिवारवाद 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 अरे अपनी पार्टी में देखो कि आपकी पार्टी में जो हमारे दलों से भी छोड़ के, चाहे उन्हें किसी डरा के लिया गया हो, चाहे किसी लालच में लिया गया हो, चाहे खरीद के लिया गया हो, वो बिना परिवार के हैं। जिन लोगों को हमारे जतिन प्रसाद को लिया, या हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लिया, या और बहुत सारे लोग हमारे जो कांग्रेस के लोग इन्होंने लेकर अपने यहाँ सिर पर बिठा लिए, सत्ता में उनको रोज कुर्सी भी दी, कैबिनेट का रैंक भी दिया, उसके बावजूद और अब भी तोड़ फोड़ बीजेपी की आपने कहा कई राज्यों में सरकार है। ये पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी के उन राज्यों में सरकार नहीं, तोड़ फोड़ के की हुई सरकार है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखें,
उन्होंने किस प्रकार से शिंदे को किस तरीके से जो सारे शिवसेना के विधायक थे उनको किस प्रकार से कहाँ पहले सूरत के बाद में उन्होंने उनको आसाम में, आसाम के बाद में गोवा में, कहाँ उठा के नहीं लेके भागते फिरे और तब जाकर वहाँ शिंदे जी की सरकार बनाई जिसमें फडणवीस को साथ में उन्होंने डिप्टी बनाया है। इस प्रकार से और कई राज्यों में भी, गोवा में इन्होंने ये किया। जो चुने हुए कांग्रेस के विधायक आए या दूसरे दलों के जो विधायक आए उनको तोड़ फोड़ करके उनको बनाते हैं। तो आज इनके बहुत सारे जो पार्टनर जिनको इन्होंने बनाया था वो इनसे अलग हैं। नीतीश कुमार जी, आज साफ उनका बयान आया है बिहार से, उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है। और क्या कारण है कि यदि राहुल गांधी सांस भी लेते हैं तो इनको ये लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा सांस वहाँ जाके अमेरिका में या इन्होंने लंदन में जाके ऐसा क्यों किया, उसी को लेके मुद्दा बना देते हैं। राहुल गांधी का जरा सा भी कुछ भी कहना आज भारतीय जनता पार्टी को मुख्य मुद्दा बन जाता है और उसी को लेकर पूरी कैबिनेट लग जाती है। एक दो नहीं, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर केवल इसी काम पर रहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, या कांग्रेस की आलोचना करने में, या अपना पक्ष ये नहीं बताते कि देश के अंदर महंगाई की क्या स्थिति है, ये नहीं बताते कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ये नहीं बताते कि भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। सारे देश जिस तरीके से इतनी तरह से त्राही कर रहा है तो बहुत हुए जी। बीजेपी के सारे विकास कार्य हुए, विकास कार्य बीजेपी के कार्य 9 साल के कार्यकाल में आप ये कह रहे विकास कार्य हुए हैं। जो 60 साल में कांग्रेस ने किया उसका कितनी % बीजेपी ने किया। आप संजय जी आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जब आप कोई भवन बनाते हैं तो उस समय पहले ज़मीन पर बुनियाद खोदी जाती है, उसके बाद दीवारें खड़ी की जाती हैं, उसके बाद निर्माण कार्य होता है। इसी तरह जब भारत हमारा बना, जिस समय 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1947 में आज़ादी के समय हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। हम कितने लंबे समय तक गुलाम रहे। और उसके बाद कांग्रेस ने आकर जो एक पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और इस देश को बनाया, जो एम्स बनाए, जो डैम बनाए, जो सारे कल कारखाने बनाए, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। ये केवल उसके फीते काट के ही अपने आप का निर्माण कार्य, विकास कार्य कर रहे हैं। जो सड़कें बनानी होती है तो पहले एक सिंगल पटरी बनती है, उसको फिर डबल आप कर सकते हैं। पहले जब सड़क तो पहले बनेगी उसके बाद ही तो उसको डबल करोगे। आपने बने हुए कार्य पे ऊपर से पॉलिश करके उसको आप मालिक बनना चाह रहे हैं, उनका उद्घाटन करके मालिक बनना चाह रहे हैं। गरीबों के उत्थान के लिए वो राशन दे रहे हैं और भी बहुत कुछ गरीबों के लिए कर रहे हैं। राशन देना गरीबों के उत्थान के लिए, लोगों को भिखारी बनाना है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई भी सरकार यदि कोई भी मुफ्त का सुविधा, चाहे वो उसे बसों में यात्रा की सुविधा दे, मैं कांग्रेस में यदि इस तरह का करे तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ। लोगों को मुफ्त का, यदि कहते हैं ना कि सरकार का राशन मिले तो पल्ले में क्यों ना ले, सरकार का तेल मिले तो पल्ले में क्यों ना ले, वो जो आदत बन जाती है वो निकम्मा बनाती है। लोगों को श्रम देना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, ना कि लोगों को भीख बांटना चाहिए कि हम 80 करोड़ को बांट रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के तरीके हैं। ये जो इस तरह का मुफ्तखोरी है, इसकी आड़ में ही भ्रष्टाचार होता है। बीजेपी ने गरीबों के लिए मकान की बात करी है, मकान दिए जाएंगे, उजला सिलेंडर योजना में सिलेंडर दिए जाए, सिलेंडर। अरे आप भूल गए, गाजियाबाद के हैं आप। गाजियाबाद में जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो जो सारा विजयनगर सेक्टर 10 और सेक्टर 11 और सेक्टर 12 बसा हुआ है, ये सेक्टर 11 और 12 जिसको कि आप प्रताप विहार कहते हैं, वहाँ आपको याद होगा कि 1 रुपया रोज पर तो लोगों को प्लॉट दिए गए थे और 3 रुपया रोज पर वहाँ उस समय मकान दिए गए थे, जो आज भी कायम है। आपको ये याद है जिस समय विवेकानंद नगर बना, उस समय विवेकानंद नगर क्या रेट में था, 8,000 रुपये का लोगों को फ्लैट दिए गए। आप इससे याद होगा कि सेक्टर 23 में जब बना 157 रुपये 3 महीने किस्त जाती थी। तो आज वो स्थिति, आज आप ये बात करें कि गरीबों को मकान दे रहे हैं, गरीबों को ये दे रहे हैं, ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की योजना है। जो मुफ्तखोरी होती है इसी में ही भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोरोना काल है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जब कोई भी हमारे यहाँ, जैसे अब इस समय ये तूफान आया, तो इस समय जो सारा किया जाता है उसमें ही सारा ये भ्रष्टाचार होता है। और भ्रष्टाचार के चरम पर भारतीय जनता पार्टी है। जिस समय ये सत्ता में नहीं होंगे तब जो इनकी जांच होगी, तब शायद इनको जमानत भी उपलब्ध नहीं होगी। ये इतने ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए भाजपाई।